रामायण के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां एक भूला हुआ वादा एक मजबूत दोस्ती को दांव पर लगा देता है और यहीं से नींव पड़ती है इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे विराट खोज की। ये कहानी है बेइंतहा क्रोध की, शानदार कूटनीति की और उससे भी बड़ी क्षमा की। सोचिए, हनुमान जो खुद शक्ति और शांति का प्रतीक हैं, वो लक्ष्मण के गुस्से को देखकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ऐसा लगता है मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला आ रहा है। ये शब्द सिर्फ एक उपमा नहीं है, ये उस विस्फोटक टकराव का अलार्म है जो बस होने ही वाला है। तो आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, राम ने तो अपना वादा पूरी तरह निभाया, सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। लेकिन दूसरी तरफ महीने बीतते गए और सुग्रीव वो राजपाट के सुख में, जश्न में इतना खो गया कि सीता को खोजने का अपना सबसे जरूरी वचन ही भूल गया। अब राम का धैर्य नहीं, बल्कि उनके भाई लक्ष्मण का उबलता हुआ क्रोध किष्किंधा की ओर बढ़ रहा था। ये जो टाइमलाइन है ना, ये लक्ष्मण के गुस्से की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, पहले महीने राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव राजा बना, सब ठीक था। फिर 2 महीने बारिश के आ गए, चलो खोज में देरी समझ आती है। लेकिन चौथा महीना बारिश खत्म हो गई, पर सुग्रीव की तरफ से पूरी चुप्पी, कोई खबर नहीं, कोई तैयारी नहीं। बस यहीं पर लक्ष्मण के सब्र का बांध टूट गया। और जब ऐसा लग रहा था कि क्रोध और अविश्वास का ये तूफान सब कुछ तबाह कर देगा, तब 2 बहुत ही समझदार लोग सामने आए। एक थे हनुमान और दूसरी थी रानी तारा। अब इस दोस्ती को, इस पूरे गठबंधन को बचाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई थी। हनुमान की कूटनीति यहाँ देखने लायक है, सच में कमाल की थी। उन्होंने इस पूरी आग को बुझाने के लिए एक 2 स्टेप प्लान बनाया। पहला, रानी तारा को लक्ष्मण से मिलने के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि लक्ष्मण कितने भी गुस्से में हों, एक स्त्री के सामने अपनी मर्यादा नहीं लांघेंगे। और दूसरा कदम, उन्होंने लापरवाह सुग्रीव को आने वाले इस भयंकर तूफान का सामना करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और जानते हैं, ये रणनीति काम कर गई। रानी तारा ने अपनी समझदारी, अपनी शालीनता से स्थिति को बहुत खूबसूरती से संभाला। उन्होंने लक्ष्मण के गुस्से की जो पहली सबसे तेज लहर थी, उसे खुद पर ले लिया और किसी भी तरह की हिंसा को तुरंत होने से रोक दिया, एक डिप्लोमैट की तरह। अब वो सीन आता है जो इस पूरे किस्से का केंद्र है, वो आमना सामना। लक्ष्मण सुग्रीव के ठीक सामने खड़े हैं और उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं है, सवाल हैं। दोस्ती पर सवाल, दिए हुए वचन पर सवाल और धर्म पर सवाल। लक्ष्मण के शब्द सुनिए, उनके गुस्से की गहराई का अंदाजा हो जाएगा। वो कहते हैं, हत्यारों, शराबियों, चोरों, यहाँ तक कि व्रत तोड़ने वालों के लिए भी प्रायश्चित है, लेकिन जो एहसान फरामोश है, जो कृतज्ञ है, उसके लिए कोई माफी नहीं। मतलब लक्ष्मण की नजर में ये सबसे बड़ा पाप था। तो यहाँ 2 अलग अलग नजरिए आमने सामने हैं। एक तरफ लक्ष्मण का जायज गुस्सा, जो सुग्रीव को सीधी धमकी दे रहा है कि जिस रास्ते तुम्हारा भाई बाली गया है, वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ रानी तारा का बचाव, वो कहती है कि सुग्रीव कृतज्ञ नहीं है, बस भोग विलास में रास्ता भटक गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक भूल थी या एक धोखा? आखिरकार लक्ष्मण की बातों का असर होता है। सुग्रीव को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास होता है और वो सीधे राम के पास पहुंचता है क्षमा मांगने। अब समय था दोस्ती की असली परीक्षा का। और यहीं पर राम और लक्ष्मण का फर्क साफ दिखता है। जहां लक्ष्मण का क्रोध ज्वालामुखी की तरह था, वहीं राम का शांत और करुणामय स्वभाव देखिए। वो पश्चाताप से भरे सुग्रीव से कहते हैं, मित्र का स्थान चरणों में नहीं, बाहों में होता है। वो उसे सजा नहीं देते, बल्कि गले लगा लेते हैं। राम यहाँ सिर्फ सुग्रीव को ही नहीं, लक्ष्मण को भी और हम सबको भी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक सिखाते हैं। वो समझाते हैं कि अच्छे लोग भी कभी कभी रास्ता भटक सकते हैं और उन्हें सही रास्ते पर वापस लाने के लिए हमेशा सजा की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक प्यार भरा रिमाइंडर ही काफी होता है। और बस इसी एक पल के साथ दोस्ती की जो डोर टूटने की कगार पर थी, वो फिर से जुड़ जाती है। अब सुग्रीव के राज्य की पूरी ताकत, हर एक वानर एक ही लक्ष्य पर लगा दिया जाता है, सीता की खोज। और सुग्रीव जब काम पर लगते हैं तो कोई ढील नहीं। उन्होंने अपनी पूरी सेना को सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया।
ये सख्त डेडलाइन बताती है कि मिशन कितना ज़रूरी और अर्जेंट था। सोचिए, पूरी दुनिया छाननी थी और समय था सिर्फ 1 महीना। और यहाँ सुग्रीव का मैनेजमेंट स्किल देखिए, क्या बेहतरीन रणनीति बनाई। उन्होंने पूरी दुनिया को 4 दिशाओं में बांट दिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और हर दिशा में अपनी सबसे काबिल टीमों को भेजा। प्लान ये था कि धरती का कोई भी कोना खोजना बाकी न रह जाए। लेकिन जो दक्षिण दिशा थी वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। ऐसा अंदेशा था कि सीता वहीं हो सकती है। तो उस दिशा के लिए एक टीम, एक ड्रीम टीम तैयार की गई, जिसमें थे राजकुमार अंगद, एक लीडर की तरह, हनुमान, रणनीतिकार और सबसे बड़े नायक, जामवंत, जिनका अनुभव बेजोड़ था, और नल और नील, जो मास्टर बिल्डर्स थे। ये वो टीम थी जो सचमुच कुछ भी हासिल कर सकती थी। अब राम ने हनुमान को एक बहुत खास चीज सौंपी, अपनी राज अंगूठी। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये एक सबूत था, एक पहचान थी। यही वो चीज थी जिससे हनुमान सीता जी को ये विश्वास दिला पाते कि वो सच में राम के दूत हैं। ये राम की उम्मीद का प्रतीक थी जिसे हनुमान अपने साथ ले जा रहे थे। और जाते जाते राम ने हनुमान को एक संदेश दिया। ये संदेश इस पूरे विशाल मिशन के पीछे छिपे व्यक्तिगत दर्द को दिखाता है। राम कहते हैं, उससे कहना, उसे खोजने के बाद हम उसे वापस लाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे। ये एक राजा का आदेश नहीं, एक पति का अपनी पत्नी से किया गया वादा था। तो मंच अब पूरी तरह तैयार है। दुनिया की शायद सबसे बड़ी और सबसे काबिल सर्च पार्टी अपने मिशन पर निकल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में है। क्या वो खोई हुई सीता को ढूंढ पाएंगे? रामायण का अगला अध्याय इसी एक सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है।